हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी MAIC ग्रुप पर एक बार और आपका स्वागत है। और बैंकिंग के अंतर्गत आज हम लोग मनी सप्लाई के अंतर्गत M1, M2, M3, M4 का आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है। अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछता है। तो सेकेंड वर्किंग ग्रुप मनी सप्लाई के अंतर्गत सेकेंड वर्किंग ग्रुप ऑफ मनी सप्लाई के अंतर्गत 1968 से लेकर के 1977 के बीच 1968 से लेकर 1977 के बीच मुद्रा के पूर्ति को 4 संगठकों के आधार पे इसे डिवाइड किया गया, जिसे M1, M2, M3, M4 कहते हैं। यह भी एक सवाल पैदा हो सकता है कि सर M1, M2, M3, M4 को ऐसे क्यों क्रम में सजाए हैं। तो यह लिक्विडिटी के आधार पर इसे क्रम में सजाया गया है। यानी सबसे ज़्यादा लिक्विड M1 है, उसके बाद M2 है, उसके बाद M3 है, उसके बाद M4 है। तो हम इसी का अध्ययन करेंगे M1, M2, M3 और M4 का। तो सबसे पहले हम M1 का अध्ययन करते हैं कि M1 क्या है। तो M1 का अध्ययन करने से पहले हम आपको M1 के बारे में बताना चाहेंगे। M1 यानी M1 के अंतर्गत कौन कौन सी मुद्रा शामिल किया जाता है। तो अगर हम M1 को ऐसे पार्ट में बांट दें तो इसमें जनता के पास मुद्रा, बात करते हैं जनता के पास मुद्रा, और डिमांड बैंकों में मांग जमा, बैंकों में मांग जमा, और RBI के पास जमा, रिजर्व बैंक के पास, RBI के पास जमा। तो इसको जनता के पास जो मुद्रा होता है उसको हम C से इंगित करते हैं, और बैंकों में जो मांग जमा होता है उसको हम D से इंगित करते हैं। यानी हम DD कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट। और RBI के पास जो पैसे जमा होता है उसको हम OD से इंगित करते हैं। ये है क्या, C प्लस D प्लस OD। अगर हम ये कर दें M1 बराबर C प्लस DD प्लस OD तो हो जाएगा M1, यानी M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। इसी को हम M1 कहते हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं ये C होता क्या, C में क्या क्या आता है। तो करेंसी का मतलब होता है करेंसी, और करेंसी में भी क्या होता है, नोट्स और क्वाइंस। यानी नोट्स और आता है आपका क्वाइंस आता है, नोट्स और क्वाइंस। तो इस तरह से हम देखें कि C का मतलब होता है नोट्स, क्वाइन, और D का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। और OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक। अदर, OD बराबर अदर डिपॉजिट ऑफ रिजर्व बैंक। यानी हम कह सकते हैं अदर डिपॉजिट ऑफ रिजर्व बैंक। तो समझ में आ गया होगा कि C का मतलब होता है करेंसी, यानी जो जनता के पास करेंसी और प्लस नोट्स, क्वाइंस उनके पास होता है उसको भी हम M1 के अंतर्गत शामिल करते हैं, जिसको हम C कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है मांग जमा, यानी जनता के द्वारा कौन सा ऐसा मांग जमा, जैसे मान लीजिए ये बैंक है और बैंकों में जो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के थ्रू पैसे जमा होते हैं उसी को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। यानी जनता को जब भी जरूरत लगे
तो अपनी आवश्यकता के अनुसार चेक के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से या अन्य विड्रॉल के माध्यम से बैंक को बिना बताए वो अपने पैसे को निकाल सकता है। उसी को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, जिसमें करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, कासा के भी नाम से हम इसको जानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा सी का मतलब होता है करेंसी, जिसको करेंसी में के अंदर नोट्स और प्लस क्वाइंस, जो छोटे सिक्के, बड़े सिक्के आदि जो होते हैं उसको हम ऐड कर देते हैं। और डी का मतलब डिमांड डिपॉजिट को हम ऐड कर देते हैं। ओडी का मतलब अदर डिपॉजिट ऑफ रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक के पास जो पैसे जमा होते हैं। अब हम देखते हैं कि ओडी के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास कौन से पैसे जमा होते हैं, वो कौन सी जिक्र हम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं और कमर्शियल बैंक के पास इनके पास पैसे जमा होते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसे जमा होते हैं। कमर्शियल बैंक का मतलब यह है जो कमर्शियल बैंक CRR के रूप में इनके पास जमा रखता है या अन्य सिक्योरिटी के रूप में इनके पास रखता है, उस पैसे की भी बात हो सकती है। तो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी पैसा RBI के पास जमा होता है, RBI है या, तो हम इसको छोड़कर इसको हम नहीं अदर डिपॉजिट में काउंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कमर्शियल बैंक या शेड्यूल और नॉन शेड्यूल दोनों प्रकार के बैंक के द्वारा जो पैसे यहाँ पे जमा होते हैं उसकी भी गणना नहीं करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी जो द्वारा पैसे इनके पास जमा होते हैं उसकी भी हम गणना अदर डिपॉजिट के अंतर्गत नहीं करते हैं। यह आप कंफर्म हो जाइएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में इस तरह की बातें पूछ देता है। तो इसमें होता क्या है जमा, जब ये दोनों नहीं जमा होता अदर डिपॉजिट में होता क्या है। अदर डिपॉजिट में जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अगर इसमें पैसा है तो उसको हम अदर डिपॉजिट में मानते हैं। अगर वर्ल्ड बैंक का इसमें पैसा है तो अदर डिपॉजिट के अंतर्गत आता है, या एशियन बैंक का जो पैसा है वो भी अदर डिपॉजिट के अंतर्गत आता है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी अन्य देश के सेंट्रल जो बैंक होते हैं उन बैंक का पैसा जमा हो। जैसे मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका के केंद्रीय बैंक का पैसा इसमें जमा हो, उसे अदर डिपॉजिट में कह सकते हैं। बैंक ऑफ लंदन का पैसा इसमें अगर जमा हो उसको हम अदर डिपॉजिट में कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अदर डिपॉजिट के अंतर्गत कमर्शियल बैंक एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो डिपॉजिट पैसे होते हैं RBI के पास, उसको हम अदर डिपॉजिट के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और अन्य देश के जो केंद्रीय बैंक है जिसको सेंट्रल बैंक कहते हैं, उनके पैसे जो RBI के पास जमा होते हैं उसको हम अदर डिपॉजिट के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो मुझे विश्वास है, आशा है कि समझ में आ गया होगा कि M1 के अंतर्गत जनता के पास मुद्रा, जो आम पब्लिक है, जिनके पॉकेट में पैसा है, उनके तिजोरी में पैसा है, उनके घर में पैसा है, हम कह सकते हैं जो जनता के जो जब चाहे उस पैसे का इस्तेमाल कुछ भी परचेज करने के लिए वो कर सकता है, और ग्राहक बिना सोचे समझे इसके पैसे से उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर देता है, उसको हम सी के अंतर्गत शामिल करते हैं। सी का मतलब होता करेंसी, इसमें अंदर नोट्स भी आएंगे, कॉइन्स भी आएंगे, जो छोटे 50 पैसे, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 पैसे, जो भी सिक्के चलन में है उन सभी सिक्कों को इस कॉइन्स के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। उसी को हम बोलते हैं सी। और डी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट, जनता के द्वारा जो बैंक्स में पैसे जमा होते हैं उन पैसों को जरूरत के हिसाब से वो बैंक से अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत किन किन पैसों को रखा जाता है उसकी हम बात करते हैं। तो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इसी प्रकार डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत हम इसे कासा के भी नाम से
जानते हैं। कासा का मतलब करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, ऐसे पैसे को हम डी के अंतर्गत शामिल करते हैं। ओडी के अंतर्गत ऐसा पैसा जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बैंकों के छोड़ करके IMF, WB और एशियन करेंट और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थान के अगर इसके पास पैसे जमा होते हैं तो उसे हम अदर डिपॉजिट के अंतर्गत शामिल करते हैं। हमें विश्वास होगा कि M1 के अंतर्गत आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होगी। 2013 में एक सर्वे आया था कि M1 के अंतर्गत कितने पैसे इसमें शामिल है, मतलब M1 और D का मतलब OD का मतलब, तो पता चला कि M1 के अंतर्गत सबसे अधिक पैसा शामिल था। M1 का मतलब C, मतलब 4,01,110 करोड़ रुपया इनके पास जमा था। बाकी उन सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि M1 के अंतर्गत C सबसे ज़्यादा मार्केट में पैसा होता है। तो नेक्स्ट हम आपको M1 समझा दिए, अब हम M2 की बात करते हैं। M2 की बात करते हैं, इसे मिटाते हैं और पुनः M2 की बात करते हैं कि M2 क्या होता है। M2, M1 समझ में आ गया होगा आपको। M2 क्या है, अभी एक चीज और जान लीजिए। M1 और M2 को हम नैरो मनी के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम संकीर्ण मुद्रा के भी नाम से जानते हैं। नैरो अप्रोच मनी के भी हम नाम से जानते हैं। अब M2 की बात करते हैं। M2 में किन किन मुद्राओं को शामिल किया जाता है, तो M2 बराबर हो जाता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की जमाएं, यानी हम कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस की जमाएं, हम जिसको कह सकते हैं M1 इक्वल टू M1, M2 इक्वल टू M1 प्लस, हम PO की बात करते हैं। PO का मतलब हो पोस्ट ऑफिस, जिसके अंतर्गत ओनली डिमांड डिपॉजिट की हम बात करते हैं। इसमें जो पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आप बात हम करते हैं ओनली डिमांड डिपॉजिट, जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसको हम शामिल करते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत डिमांड डिपॉजिट क्या हो सकता है, तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब आप समझ सकते हैं जो बचत खाता पोस्ट ऑफिस में डाकघरों में खोल के पैसे जमा किए जाते हैं, उसको हम M2 के अंतर्गत शामिल करते हैं, ओनली डिमांड डिपॉजिट। तो आप जान सकते हैं डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत कौन सा होता है, सेविंग अकाउंट होता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में करेंट अकाउंट नहीं खोला जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं सेविंग अकाउंट। बचत खाता के अंतर्गत जो डाकघरों में पैसे जमा होते हैं उसे हम M2 के अंतर्गत शामिल करते हैं। हम ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं M2 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD प्लस हम कर सकते हैं PO, यानी पोस्ट ऑफिस की जो बचत खाता है वो हम ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। M1 इक्वल टू PO भी हम लिख सकते हैं। तो आपने देखा M2 को और M1 को, M1 और M2 जो होता है वो होता है नैरो अप्रोच मनी, यानी हम उसको नैरो अप्रोच मनी के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम संकीर्ण मुद्रा के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम छोटे मुद्रे के भी नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा M1 M2 को हमने कवर किया। अब मैं बात करता हूं M3 क्या होता है। M3 की भी बात कर लेते हैं। M3 बराबर क्या होता है, इसमें क्या होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा, मियादी जमा, हम इसको शामिल करते हैं। M3 इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। देखिए M1 लिक्विडिटी के आधार पे
सबसे अधिक तरल मुद्रा है और हम इसमें हाई पावर मनी के भी रूप में, उच्च शक्ति मुद्रा के रूप में भी M1 को शामिल करते हैं, क्योंकि M1 के ही बेस पे जितना ही ज़्यादा बैंक के पास M1 की मात्रा होगी, बैंक उतना ही क्रेडिट क्रिएशन करता है। तो हम देखें M3 बराबर M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है सावधि जमा खाता, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम मियादी जमा के भी नाम से जानते हैं। एक ऐसे भी कह सकते हैं, एक निश्चित अवधि के लिए 5 साल, 10 साल, 20 साल, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से अपने पैसे को फिक्स कर देते हैं, जिसको मांगने पे वो पैसे तुरंत नहीं मिलते हैं। इसी को हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। तो M3 इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट को हम M3 कहते हैं। इसको हम ब्रॉड मनी कहते हैं, इसको हम ब्रॉड मनी के भी अंतर्गत शामिल करते हैं। M3 और M4 दोनों को हम ब्रॉड मनी के भी नाम से जानते हैं, और M1 और M2 को हम नैरो मनी के भी नाम से जानते हैं, यानी सूक्ष्म मुद्रा, छोटी मुद्रा के भी नाम से, संकीर्ण मुद्रा के भी नाम से हम जानते हैं। इसको हम विस्तृत मुद्रा, ब्रॉड मनी के भी नाम से जानते हैं। हमें विश्वास होगा M3 भी आपको समझ में आ गया होगा। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, सावधि जमा खाता या फिक्स डिपॉजिट या मियादी जमा खाता, इसको हम कई नामों से जानते हैं। बैंक के द्वारा सबसे अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम डिपॉजिट पे ही दिया जाता है, और इस पे डेबिट कार्ड की सुविधा नहीं दी जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं M4 की बात कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ये M1, M2, M3, M4 क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। संक्षेप में हम M4 की बात करते हैं। M4 में क्या क्या शामिल किया जाता है, तो इसमें हम देख सकते हैं M3 प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस रिकरिंग डिपॉजिट। M3 प्लस हम कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस की समस्त जमाएं, यानी हम कह सकते हैं M4 इक्वल टू M3 प्लस। अब जो क्या क्या जमा होता है पोस्ट ऑफिस में, इसको हम देखते हैं टाइम डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें हम कह सकते हैं टाइम डिपॉजिट प्लस हम कह सकते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको हम बोलते हैं आवर्ती जमा खाता, जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट यानी पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत ये दोनों को हम शामिल करते हैं, यानी M3 प्लस टाइम डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, जो मतलब पोस्ट ऑफिस में इस तरह के एक निश्चित अवधि के लिए पैसे फिक्स किए जाते हैं, वो M4 के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसमें NSC को छोड़ करके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ करके आता है। M4 के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस की जो जमाएं होती हैं उसमें किसको शामिल नहीं करते हैं, तो NSC को, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को M4 के अंतर्गत, यानी पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जो जमाएं M4 के अंतर्गत आती है उसको हम NSC को शामिल नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा M4 बराबर M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की समस्त जमाएं, वो समस्त जमाएं में कौन कौन सी जमाएं आती हैं, तो M3 प्लस टाइम डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में एक निश्चित अवधि के लिए हम पैसे फिक्स करते हैं वो, और प्लस जो रिकरिंग अकाउंट पर मंथ
5 साल के लिए हम 1000 2000 जो भी अपनी पोस्ट ऑफिस के रूल के अनुसार पैसे जमा करते हैं, जो एक निश्चित अवधि के बाद वो पूरा होता है, उसको भी हम रिकरिंग अकाउंट के में शामिल करते हैं। सबसे अधिक ब्याज टाइम डिपॉजिट पे, उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट पे हम देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि M4 के अंतर्गत M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की समझ जमाए, जिसमें NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ करके शामिल किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर लिक्विडिटी की बात करते हैं, वो क्या होता है कि तरलता के आधार पे, तरलता क्या होता है एक व्यवहारिक भाषा में आपको बताना चाहेंगे। जैसे तरल जिसको जिस तरह से जिस स्वरूप में हम चाहें जहां भी ले जाना चाहे उसको ले जा सकते हैं। जैसे पानी है तो पानी के तो हम पी सकते हैं, हल्का गर्म हो तो भी पी सकते हैं, हल्का हल्का ठंडा हो तो भी पी सकते हैं। लेकिन बर्फ, जो पानी अगर बर्फ बन जाए उसमें लिक्विडिटी कहाँ रहती है? जब तक वो गल न जाए उसमें लिक्विडिटी कहाँ रहेगी? तो इस तरह से जैसे मान लीजिए चेक है, वो पूरी तरह से लिक्विड नहीं है, क्योंकि आप चेक के माध्यम से हर व्यक्ति को भुगतान नहीं कर सकते हैं। चेक एक ऐच्छिक मुद्रा है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे स्वीकार करें या ना करें। तो इस तरह से चेक भी आपके लिक्विड मनी के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसलिए लिक्विडिटी यानी लिक्विडिटी के अंतर्गत, तरलता के अंतर्गत कौन कौन सी मुद्रा? तो M1 सबसे ज्यादा, उसके बाद M2 आता है, उसके बाद M3 आता है, उसके बाद M4 आता है। अगर हम तरलता के दृष्टिकोण से देखें तो M1 M2 M3 M4 आता है तरलता के अनुसार, यानी तरल मुद्रा क्या होता है। तो इस तरह से हमने देखा। आज के लिए इतना ही।